कह रही हूं कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, ये मामला कोर्ट में गया, ये भी तो बताने की जरूरत है लोगों को। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद ये तय हुआ कि ये गिरेगा। मैं आपसे कह रही हूं, आप सवाल उठाइए, आप कहिए कि सरकार ने क्यों नहीं पक्ष लड़ा, लेकिन ये कह देना, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूं विशाल जी, ये कहना कि भाई ये तो सरकार कर रही है जानबूझकर, क्योंकि ये खींच उतारना चाहती है 4 जून के नतीजों की। भाई नतीजे ऐसे क्या आ गए? नतीजे तो ऐसे आए हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश है कि आपका घर गिराया जा रहा है, देखिए आपसे बदला लिया जा रहा है। वहां से ये भी संदेश देने की कोशिश कि बनारस में तुमने जीत का मार्जिन कम कर दिया, अब बुलडोजर तुम्हारे घर चलेगा, 300 घर मांगे गिराए जाएंगे। सुचारता जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और इनके अपने साथ के अलायंस के लोग जो बोल रहे हैं, और यहाँ पे AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं। वैसे तो इनके नेता वकील साहब हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब न्यायपालिका का माननीय निर्णय है तब आप उसमें बैठकर यहाँ पर राजनीति की रोटी क्यों सेक रहे हैं? और ये समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता, आप तो पूरे आरक्षण, आप तो पूरे चुनाव भर, और आप और आपके साथ के सहयोगी के लोग ये संविधान उठाकर कह रहे थे कि संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान बदलना चाहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं सुचारता जी, आपके माध्यम से, इनसे और इनके अलायंस के लोगों से, कि उसी संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है कि नहीं है? और उसी न्यायपालिका के निर्णय को आप नहीं मानेंगे? बताइए आप। तो साफ साफ ये डबल अर्थ की बात कौन कर रहा है? मतलब कितने बड़े आप अवसरवादी हैं कि आपने झूठ की पराकाष्ठा पर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण ले लेगी, झूठ पे झूठ, और आज उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका का स्थान है और न्यायपालिका का निर्णय, उसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। और बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो आपकी पार्टी को नहीं एक बढ़िया वकील रख दी उन लोगों के लड़ने के लिए? आपने क्या उनसे वोट नहीं मांगा था? बताइए आप हमको। लेकिन आप यहाँ पर बैठकर फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। 3 साल 3 बार जनता लगातार आपको विपक्ष में जाने का जो है आईना दिखा चुकी है, 3 बार। उसके बावजूद भी आप इस जो है स्वांतः सुखाए और दिवा स्वप्न में है कि सरकार गिर जाएगी। अरे हम कहते हैं एनडीए को 272 नहीं आया है तो किसको आया है? प्री पोल अलायंस था। लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते मान्यवर? हार आप नहीं पचा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दोष दे रहे हैं। अभी बात कर रहे थे सांप्रदायिकता की, मैं कहता हूं कि सांप्रदायिकता का बीज बोता कौन है? बताइए ना आप। एक सर्टेन जो है, एक सर्टेन सेक्शन को आप विशेष आरक्षण के तहत प्रावधान देने की बात करते हैं, तब सांप्रदायिकता का जहर कौन बोलता है? लेकिन नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूं कि आपका प्रधानमंत्री मोदी जी से विरोध है और आप उनको पसंद शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मान्यवर कम से कम जिस संविधान की दुहाई आप चुनाव भर देते रहे, जो संविधान सर्वोपरि है, रूल ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका। जवाब दीजिए वारिस साहब, जवाब दीजिए। और जब दोनों समुदाय के, वो किसी भी समुदाय के हो, घर गिराए गए, इमारत गिराई गई, जो भी अवैध निर्माण रहा होगा, तो यहाँ पर कम्युनल एंगल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए ना मेरे सर। हाँ बोलिए वारिस साहब। सुनिए, कम्युनल एंगल देने की कौन कोशिश कर रहा है? मैं आपको जवाब देता हूं। सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया है देश में, पता है ना आपको? 10 साल हो गए जब से भाजपा सरकार आई है सत्ता में, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति के लिए, जिसका नतीजा अब तक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आज हरियाणा के अंदर एक लड़के ने सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक कुर्बानी का फोटो लगाया था, तो आप लोग ने सबने जाकर, हिंदुत्ववादियों ने जाके उसकी दुकान को तोड़ दिया और वहां पर बोल दिया कि कोई इस शख्स को किराए के ऊपर दुकान नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को किराए पे दुकान नहीं देना चाहिए। अरे किसने आपको सिखाया कि आप सोशल बॉयकॉट करोगे क्या? सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए आप बोल रहे थे मैं खामोश था, ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात है क्या? ठीक है आप बोलिए, चलिए बोलिए। अभी आपको देखिए मैं एक चीज सोच के चला हुआ, मैं आप लोग को कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर है और मेरे को आपको जवाब नहीं देना है। आप खुद वकील है, तो ऐसे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है बैठ के, सरासर झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहे बैठ के। झूठ कौन बोल रहा है? आदमी एक नंबर के झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो एक्सपोज करिए, वरना वो आपको एक्सपोज करेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। तुम बोलिए। झूठा कहीं, झूठे नंबर 1 बीच में बोलते रहते हो, झूठे कहीं के। सुनो बात। अरे बोलने की पहले तहजीब सीख लीजिए। मुसलमानों के घर को तोड़ो बोला था। इल्लीगल अतिक्रमण है उसको तोड़ने का, तो इल्लीगल अतिक्रमण 50 साल से नहीं दिखा क्या आपको? प्रशासन क्या कर रहा था?
अगर 50 साल से कोई वहां पर तो 50 बैठा साल था, से illegal कोई काम- अतिक्रमण कर रहा था, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा? लेकिन नहीं, आपको एक बहाना चाहिए था। किसी के घर के अंदर बीफ मिल गया, आपने वो बहाना लेकर 11 लोगों के घरों को उजाड़ दिया। आपने मध्य रिवर फ्रंट के नाम के ऊपर नहीं, मैं अब इसी की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली नगर में देखिए, मुसलमानों नहीं, को मैं इसी की बात कर रही हूँ। शहजाद जी, घर तोड़े गए हैं। वारिस पठान साहब वही कर रहे हैं जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। वारिस साहब कोर्ट में आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने बैठकर टेलीविजन डिबेट्स में इतना हल्ला किया कि देखिए ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं, ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए इस कार्रवाई के खिलाफ? क्योंकि ये पूरा मामला कानूनी रूप से पेचीदा था। आप जानते हैं, आप तो वकील हैं, आप तो जा सकते थे, आप नहीं गए, लेकिन आपने डिबेट्स में हल्ला जरूर किया इसको लेकर। इस पर हिंदू मुसलमान जरूर किया, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे आप, क्योंकि इस मामले में आप भी जा सकते थे कोर्ट। कहाँ मानते सुचरिता जी? नहीं मानते। कानून को अपने हाथ में लेना तो इनका पुराना पेशा है। अभी आज भी आपने देखा ना, क्यों मेरी बात का जवाब, कौन से कानून के तहत आपने जाकर हरियाणा में वो लड़के की दुकान को तोड़ दिया जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था? बताइए मुझे सेक्शन, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ डिड यू गो? मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है वारिस साहब आपसे, मैंने ये कई डिबेट्स में कहा है कि मामला उछालना टीवी डिबेट्स में बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके पास संसाधन होते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, आपके जैसे वकील, आपके जैसे नेता। लेकिन आप शोर जरूर मचाते हैं, लेकिन कोर्ट कभी नहीं जाते हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी। सुचरिता जी, अब मुझे उम्मीद है कि वारिस भाई मेरे समय पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। मैं 10-15 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, अभी उन्होंने हरियाणा की किसी घटना का जिक्र किया, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर मैं उसको खंडन करता हूँ। पर उसी स्वर में मैं चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी, बंगाल में जो लगातार लोगों को मारा जा रहा है वोटिंग के बाद, और कुछ लोगों के घर पे कचरा फेंक दिया गया, कुछ लोगों के घर पे बिजली काट दी गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं किया, उसके लिए क्या भाटी जी, क्योंकि इंडिया अलायंस में साथ में टीएमसी, क्या खंडन करेंगे? दूसरी बात, भाटी जी ने एक अच्छी बात की, वैसे मेरे अच्छे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं बता दूं सबको, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनकी पार्टी को एक बिट भी सही नहीं मानता, पर वो कभी कभी नैतिकता से बोलते हैं। उन्होंने नैतिकता से बोला कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल नहीं है, सभी के घर वहाँ पे हटाए जा रहे हैं। पर मैं भाटी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे रूप से बोला कि सभी के घर वहाँ पे है, वो गरीबों का विषय है। गरीबों का विषय है तो भाटी जी ये बताइए कि कर्नाटका के गरीबों ने क्या गलती की थी? दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पानी के दाम बढ़ा दिए। आपने तो महंगाई पर लड़ा था ना चुनाव। आप मुझे बताइए कि गरीब लोग 1-1 लाख रुपए मांगने आ रहे हैं ना, लखनऊ से लेकर सब जगह पर। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? उनको कह रही है कि खटाखट खटाखट, अब फटाफट भूल जाइए। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? और आखिरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, 1818 जो एप्लीकेशन आई कोर्ट के माध्यम से, उसमें से लगभग 1000 लोगों को ऑलरेडी अलॉट हो गया है, या तो उनके प्रबंधन कर दिया गया, और 706 स्क्रूटिनी में है। अगर किसी से बदले से भावना के साथ काम करना होता तो 99% के ऊपर कोई का एक्शन नहीं लेते, सबको बोलते जाओ जहाँ जाना है। तो 1000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गई? इसीलिए भाटी जी, मैं आज आपसे पूछा हूँ, गरीबों की आपने चिंता की, बताइए 1 लाख रुपए कब देगी कांग्रेस? और कर्नाटका में किसानों की कमर तोड़ने वाला निर्णय, डीजल बढ़ाने वाले निर्णय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है?